Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes। इस चैनल में मैं आपसे बात करती हूँ फिजियोथेरेपी के कई बेसिक टॉपिक्स के बारे में। मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। हिंदी में सिंप्लीफाई करके आपको टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे चैनल के वीडियोस को चेक कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज का वीडियो है अबाउट हाउ टू राइट और रिसर्च सिनॉप्सिस। एक एमपीटी स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि उनको रिसर्च सिनॉप्सिस बनाना है अपने एमपीटी के प्रोजेक्ट के लिए, और इसीलिए मैंने सोचा फटाफट इस टॉपिक को निपटा देती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि रिसर्च सिनॉप्सिस आखिर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस तरीके का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होता है। कई सारे टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का अपना गाइडलाइन भी होता है इस रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगी कि एक जनरल आपको आइडिया दे पाऊं इस बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से रिसर्च के सिनॉप्सिस को लिखें। तो सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस क्या करता है? ये आपके पूरे प्रोपोज्ड रिसर्च वर्क को समराइज करता है, और कह सकते हैं ये वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप पेश करते हैं जब आप ये समझाना चाहे एक कमिटी को कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो यूजुअली आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाते हैं कि आपका रिसर्च किस तरीके से आप करेंगे और किस बारे में करेंगे, मेथोडोलॉजी कैसी होगी इसकी, वगैरह वगैरह। और इस तरीके से जब आप इस डॉक्यूमेंट को पेश करते हैं तो जो रिसर्च कमिटी होती है उनको ये इवैल्यूएट करने में, ये डिसाइड करने में हेल्प होता है कि आपका जो प्रपोज्ड वर्क है उसका कोई महत्व है या नहीं, या फिर ये फीजिबल है या नहीं, डुएबल है या नहीं। और इसके अलावा एक रिसर्चर को रिसर्च सिनॉप्सिस बिल्कुल फोकस्ड रखता है, ऑन ट्रैक रखता है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंस होता ही होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप काफी अच्छे से टाइम लगाकर बहुत सारे लिटरेचर को पढ़कर उसके आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने सुपरवाइजर से अच्छी तरीके से डिस्कशन करने के बाद ही रिसर्च सिनॉप्सिस को लिखें या फाइनलाइज करें। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से रिसर्च के सिनॉप्सिस को लिखा जाए, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट इसका कैसा होगा। तो सबसे पहले लोग टाइटल का सोचते हैं। मैं कहूंगी टाइटल को आप बिल्कुल लास्ट में जाके फाइनलाइज करें, क्योंकि जब तक आप पूरे मेथोडोलॉजी को, पूरे लिटरेचर को ना समझ ले, कुछ शब्दों में अपनी पूरी रिसर्च का जो प्रपोजल है उसको बयां करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। सो टाइटल हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। आई मीन टू से एक टाइटल को देखकर दूसरे बंदे को यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपने रिसर्च वर्क में। सो इसके लिए जरूरी है कि इस पे काफी आप वर्क करें और इसको एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस को जानते हुए बिल्कुल कन्विंसिंग तरीके से लिखें। टाइटल के आगे आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको लिखना होगा अबाउट द बैकग्राउंड, मतलब व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, आप क्या करना चाहते हैं, और व्हाट इज नोन अबाउट द रिसर्च, मतलब आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं लिटरेचर में इसके बारे में किस तरीके की जानकारियां मौजूद है, और व्हाट इज द अननोन गैप, मतलब गैप इन लिटरेचर क्या है, कैसे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या नॉलेज गैप है, आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उसकी अहमियत क्या है, उस बात का पता चलेगा इसी रिसर्च गैप से। और फिर इसके आगे आपको यह भी बताना होगा कि व्हाट यू प्रपोज, यानी कि जो भी गैप है उसका एक सोल्यूशन या आंसर आप किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक बार आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके आगे आपको लिखना होगा लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू में आप यूजुअली 10 से 20 उन स्पेसिफिक आर्टिकल्स के बारे में, पेपर्स के बारे में बताते हैं जिसमें ऑलरेडी ऐसा काम किया हुआ है जो कि आपके प्रपोजल से काफी रिलेवेंस रखता हो,
और ऐसे आर्टिकल्स भी उसमें होंगे जिसमें गैप इन लिटरेचर दिख रहा हो, ताकि इससे आपका काम एक नया काम है, इट इज अ नॉवल वर्क। क्योंकि अगर पुराना काम ही, पुराना रिसर्च ही लोग बार बार करें तो उसे रिसर्च क्यों ही कहे। रिसर्च का मतलब होता है रिसर्चिंग समथिंग, फिर से किसी चीज को ढूंढना, ठीक है, एक नई तरीके से। तो ताकि आपका काम कुछ नया है ये आप बता सके, इसके लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है। सो रेलेवेंट बुक्स और रिसर्च आर्टिकल्स से लिटरेचर रिव्यू कीजिए। कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICMR, WHO के रिलेटेड पेपर्स भी आप पढ़ सकते हैं और इनका एक मेंशन आप अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू एक कंसेप्ट को बनाएगा और आपके टॉपिक के बारे में जो भी अवेयरनेस है वो लोगों को देगा। इसके आगे आपको बताना होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप इस रिसर्च के माध्यम से अटेन करना चाहते हैं और किस ऑब्जेक्टिव को आप किस तरीके से कितने टाइम फ्रेम में अटेन करेंगे, ये आपको अपने प्रोग्रेस के बारे में भी बताएगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस। इसके आगे आपको मेथोडोलॉजी के बारे में लिखना होगा, मतलब कैसे मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कितने ग्रुप्स होंगे आपके स्टडी में, मतलब मेथड कैसा होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट किस तरीके का होगा, प्रोसीजर क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने रिसर्च में, जो कि ऑब्वियसली हमारे फील्ड में रहेगा, तो एथिकल कमिटी से भी आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा। सो एथिक्स के बारे में भी आपको लिखना होगा कि आपने एथिकल कमिटी से परमिशन ली हुई है। और एट द एंड आपको रेफरेंसेस के बारे में लिखना होगा कि आपने जो भी इंट्रोडक्शन में या फिर उसके आगे मेथोडोलॉजी में चीजें लिखी है, रेफरेंसेस साइट किया है, उन रेलेवेंट पेपर्स के बारे में आपको लिखना होगा। और ये बिल्कुल प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए। अलग अलग वे है रेफरेंसेस को लिखने का, कोट करने का। इसके बारे में आप थोड़ी बातें पढ़ें और सीखें। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहां हाइपोथेसिस को भी ऐड करना होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस को ऐड करें आफ्टर द लिटरेचर रिव्यू। और आप एक एब्स्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बाय योर यूनिवर्सिटी आफ्टर द टाइटल, इंट्रोडक्शन से पहले पहले, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में बताएगा कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिनॉप्सिस राइटिंग। सब कुछ लिखने के बाद प्रूफ रीड करना ना भूलें। अपने सुपरवाइजर की मदद से देखें कि कहीं आपने किसी कंटेंट को रिपीट तो नहीं किया है, अननेसेसरी कुछ तो नहीं लिखा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखना ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग को देखना ज़रूरी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि रिसर्च सिनॉप्सिस किस तरीके से लिखा जाता है। इसे बिल्कुल कंसाइज और क्लियर रखें, जो जरूरी है बस वही लिखें। और हर यूनिवर्सिटी का अपना गाइडलाइंस होता है, 1000 से 4000 शब्दों के बीच एक सिनॉप्सिस को लिखा जाता है। सो उस तरीके से शॉर्टली, कंसाइजली, क्लियरली अपने सिनॉप्सिस को लिखें, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट होता है जो दूसरों को एक आइडिया देता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो इसे सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से दूसरे टॉपिक्स को समझने के लिए भी मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। और अगर आपको लगे कि वीडियो सही है, वर्थ शेयरिंग है, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।